Welcome to the channel Easy Trick for the computer science student and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular tutorial is related with the botnet. That is the second part of this particular cyber threat and cyber crime with the cyber law. So already covered bot lecture and it's available under the description box. So check it out, that particular link. If you don't see that part, after that you will enter into the botnet. Definitely it will be helpful for you future references. So what is botnet? Botnet is actually a computer network जिसको हम zombie भी बोल सकते हैं और bots भी बोल सकते हैं, छोटी छोटी bots जैसे छोटे छोटे links होते हैं. So these machines have been infected with the malware के साथ भी हो सकती है, एक sensitive information भी आपकी ले सकती है और एक रिमोट कंट्रोल भी देती है. तो बोट मास्टर जो होता है उसकी एबिलिटी होती है कि बोटनेट को कोई ऑर्डर सेंड करना है उसने कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो, और फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज के साथ. क्योंकि देखो बैंक का इन्वायरमेंट कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड. एक बैंक की मल्टीपल ब्रांचेस होती है आपके पास, और अगर उन पे कोई अटैक हो रहा है तो एक बैंक का डाटा नहीं जा सकता क्योंकि वो डाटा बैकअप पे उनके मेन ऑफिस में होता है. हैकिंग की स्कीम में मैंने आपको साइबर लॉ में भी बताया था कि उसके में जो हैकिंग हुई थी वो मिनट के अंदर अंदर ही बिलियंस ऑफ पीपल के ऊपर हैकिंग हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अटैक किसके ऊपर किया था, मेन सर्वर के ऊपर. तो मेन सर्वर अगर बैंक का आरबीआई के ऊपर किया जाता है तो फिर कंसर्न सारे बैंक्स को आएगा. इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमेशा बैंक्स के अंदर ये साइबर सिक्योरिटी की डील चलती रहती है ताकि कोई भी ऐसा पार्ट ना आए. दूसरा है स्पैम मेल्स बहुत आती है आप लोगों को, आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हो. सो ये चेक करो पहले कि अननोन ऑफिशियल से तो नहीं आ रही. अगर अननोन ऑफिशियल से आ रही है तो उसको नहीं खोलना. क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी बहुत चलती है साइबर क्राइम के अंदर. क्रिप्टो करेंसी का अगर आपको टॉपिक करना है तो पहले क्रिप्टोग्राफी आप अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, उसी के अंदर ही ये सारा टॉपिक आता है. क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग ही यही है कि आप जो पैसे डिजिटल जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी को भेज रहे हो ना, तो उसके बीच में जो थर्ड पार्टी होती है, तो थर्ड पार्टी जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, बैंक के बाद जो थर्ड पार्टी आपकी प्ले कर रही है उसको है क्रिप्टो करेंसी में. बिटकॉइन बहुत ज्यादा आजकल फ्रॉड में चल रहा है कि बिटकॉइन के ऊपर काम करोगे तो आपका डेटा जो है ऊपर जाएगा. नहीं, शेयर मार्केट के अगर होल्डर बनना है तो आपको खुद ब खुद पहले उनकी स्कीम्स को पढ़ना पड़ेगा और खुद पैसे उस पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. सो अभी अभी हमें जो हमारे पर्सन है निर्मला सीतारमन, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, सीतारमन मैम निर्मला, उन्होंने बजट में लास्ट बजट जो हुआ था 2020, 22, 23, 23 टू 24, उसमें भी बोला था कि जब भी आप नेफ्ट के थ्रू कोई पेमेंट करोगे या फिर डिजिटल पेमेंट कोई करोगे तो उसका 30% टैक्स आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा. मीन्स डिजिटल प्रॉपर्टी है अगर आपकी, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आपको इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो क्रिप्टो करेंसी की बेनिफिट के हिसाब से आपको 30% टैक्स उसका देना पड़ेगा. मीन्स की टोकन अमाउंट जो होता है वो देना पड़ता है. सो ये आरबीआई ने फिर बाद में अपडेट कर दिया था, जो डिजिटली सारे बैंक वालों को भी अपडेट कर दिया गया था. फिर उन्होंने यही एक सारी चीजों को क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी ली, क्योंकि उन्होंने देखा ना कि इंडिया के अंदर भी जो है अब लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं इस तरह से या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो उसकी माइनिंग भी लोगों के माइंड में चलनी शुरू हो गई है कि हमारा सिक्योर है या नहीं है. अगर आप पैन नंबर से करवा रहे हो, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो फिर तो सिक्योरिटी के अंदर हो आप. अगर आप उसके अंदर नहीं हो तो फिर वो क्राइम केसेस में भी डिटेक्ट हो जाता है. सो बेसिकली बोटनेट जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा, जिसके अंदर आपकी जो आप यूज करते हो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जिस कंट्री में रहते हो उसको पता होती है. सो फीचर इसके यही है कि कमांड एंड कंट्रोल है. कमांड एंड कंट्रोल मीन्स सी टू सी सर्वर होता है. कमांड भी देता है, मीन्स अगर आप यूज करते हो तो आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करवाएगा अगला
कि आप यहाँ पे जा सकते हो। आपने देखा होगा कभी कोई चीज सर्च करते हो तो नीचे सजेशंस आते हैं। सो कमांड एंड कंट्रोल इसको बोलते हैं C2C सर्वर। C2C सर्वर मैं फिर से बता रही हूँ, मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने उस वहाँ आंसर देना है कि अगर उसमें कोई पार्ट प्ले होता है तो उसको बोलते हैं C2C सर्वर। ठीक है, C सर्वर, कमांड एंड कंट्रोल फुल फॉर्म, C2C सर्वर इज द शॉर्टर फॉर्म। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर ये है। और अनेबल करता है बोटनेट जो है ऑर्डर्स को सेंड करने में। जैसे आप कोई चीज को देखते हो, इंक्रिप्शन की नहीं है आपने, तो आपको मल्टीपल जगह के ऊपर सजेशंस देगा। हैकिंग पोजीशंस, मिलियन ऑफ इफेक्टिव पोजीशंस जब आपके ऊपर आती हैं, तो अगर आपने कोई पासवर्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला लगा रखा है तो ये प्रॉब्लमेटिक फेज में नहीं डालेगा। सो बोटनेट जो है वो ड्यूरेबल भी है, डिस्कवरी भी, डिसरप्शन भी नहीं देता, क्योंकि आप इंक्रिप्शन टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, मीन्स ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हो। आपको पता है किसमें आप एंटर कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो। अननोन ट्रेडर्स जब एंटर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सो फ्रीक्वेंट चेंजेस भी होती रहती है, सजेशन 1 2 3 4 5 6 इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस ये है हमें कि अंडरटेकिंग होती है कोऑर्डिनेट की, कि अगर आप कोई डाटा लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स में उठा रहे हो, जैसे आप हो रहा है होता है ना कि किसी ग्रुप में आपको एक लिंक आया, आपने उसको फिल किया, आपको फिर मल्टीपल लोगों ने उस चीज को फिल किया नेशन वाइड, अगर उन्होंने नेशन वालों ने आपसे कुछ पूछा तो मल्टीपल लोगों ने उसको फिल किया, तो कंप्यूटेशनल पावर बैंडविड्थ उसके लिए बेटर चाहिए होती है, एक लॉन्चिंग सिस्टम बेटर चाहिए ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब कंट्री ने कोई चीज देनी है तो उनके पास डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट होगा, स्टेट्स जोड़नी है, सिटीज जोड़नी है, तहसील जोड़नी है, सब तक एक मैसेज ब्रॉडकास्ट में जाना चाहिए। तो डिस्ट्रप्टिव चीजें होती हैं इसके अंदर। आप इजीली बोटनेट में एक मैसेज डाल देते हो कंट्री यूरिसडिक्शन में, तो ऑटोमेटिकली सबको वो चला जाता है। जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट है, सबके यूजर्स को एकदम से चला जाएगा। सो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में ये फिशिंग कैंपेन भी करते रहते हैं, क्योंकि फिशिंग कैंपेन में हमारा जो पार्ट प्ले होता है वो बहुत ज़्यादा प्ले होना शुरू हो गया है। क्योंकि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो तो आप खुद सोचो कि फिशिंग हमेशा ही साइबर सिक्योरिटी का पार्ट रही है। फिशिंग जो है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का एक अटैक है, जो यूज करता है आपकी ईमेल्स को, आपके टेक्स्ट मैसेजेस को, आप कौन सी वेबसाइट के ऊपर अपना डाटा डाल रहे हो। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि डाटा जब भी डालना है आपने मतलब सेंसिटिव डाटा नहीं डालना, अपनी फोटोग्राफ्स अटैच मत किया करो, या पासवर्ड जो रखते हो एक डिवाइस के ऊपर, आपने एक पार्ट का रखा है तो सभी का सेम नहीं रखना होता, उसको चेंज करो। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग फिशिंग के साथ अटैक होती है। क्योंकि देखिए सोशल इंजीनियरिंग का काम ही यही है कि आप जो परफॉर्म कर रहे हो, सोशल इंजीनियरिंग का मीनिंग कहाँ से आया, सोशल से, कि आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हो उससे पता लग रहा है कि आप क्या सोचते हो, क्या देखते हो, कौन सी पार्ट के ऊपर प्ले करते हो। तो फिशिंग में सोशल इंजीनियरिंग भी होती है, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स भी होते हैं। अटैकर हर तरह के उसके अंदर अवेलेबल है। जो सोशल नेटवर्क्स के ऊपर आप बात करते हो वहां पे वो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। अगर आप वो किसी वेबसाइट के ऊपर काम करते हो तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंडर आते हैं। सो शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, जिसको हम एसएमएस भी कहते हैं, उसके ऊपर भी जब आप अपनी बातें करते हो तो कहीं ना कहीं रिवील हो रही होती है। क्योंकि विक्टिम कौन बनता है, सबसे ज्यादा विक्टिम बनते हैं ईमेल के ऊपर। अगर कोई अर्जेंट एक्शन आप नहीं लेते, आपको मेल आई, उन्होंने बोला कि ये अटैक आपके ऊपर आ रहा है, आपने लिंक प्रेस कर दिया, लिंक नहीं प्रेस करना होता, उसको आपने स्टॉप करना होता है। सो फिशिंग के अंदर ही टेक्निक्स है हमारे पास, कि ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं उसके अंदर जो आपको अटैक देते हैं। वेलिंग टेक्निक्स होती हैं जो फिशिंग का अपना एक पार्ट है। जो साइबर सिक्योरिटी फिशिंग को ये हमेशा देता है कि आपको कोई फोन कॉल आ रही है तो आपको हमेशा नेशन वाइज भी मैसेजेस आते रहेंगे, एसएमएस आते रहेंगे कि इस तरह के नंबर से अगर कोई आपको फोन कर रहा है तो आपने नहीं उठाना। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो ये इश्यूज नहीं देता। डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप अलर्ट नहीं हो, डाटा ब्रीच कर रहे हो, अपना डाटा देते जा रहे हो, बिना सोचे समझे चीज आप लेते जा रहे हो, देख नहीं रहे वो लिंक एप्लीकेबल है भी है कि नहीं। क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया है साइबर सिक्योरिटी की, कि हमेशा आपने जब कोई भी शॉपिंग करनी है, कोई चीज लेनी है, तो ये ना देखो कि हमने कोई एडमिशन लेनी है कहीं तो लिंक को प्रेस कर लो। नो, गो टू द वेबसाइट, और वहां पे अगर चीज है तो आप लो, नहीं है तो ना लो।
क्योंकि इसका डाटा ब्रीच होता रहता है, क्योंकि आप कनेक्टेड हो कितने लोगों के साथ सोशल साइट्स के ऊपर, तो डिटेक्टेड। हाँ, अगर इन केस हो भी जाता है तो पनिशमेंट तो है ही इसके लिए, साइबर लॉज बने हुए हैं हमारे पास, उसमें आपने देखा है कि पनिशमेंट्स भी हैं उसमें, और जुरिस्डिक्शन के अंडर फाइन भी पड़ता है। और इस तरह से अगर आपको साइबर लॉ के बारे में पढ़ना है तो साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट भी मैं इस लिंक में भी डाल दूंगी, आप उसको पहले देख लीजिएगा, साइबर लॉ के लिंक भी है उसके अंदर। और अब जो पार्ट हमारा रह गया वो है ज़ोंबी का पार्ट, क्योंकि बोटनेट और ज़ोंबी ना तीनों ही हमेशा वल्नरेबल कंडीशन में कई बार काम करना शुरू कर देते हैं जब आप अलर्ट नहीं हो। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका ज़ोंबी का, और उसके बाद मैं आपको तीनों में डिफरेंस भी बताऊंगी कि कैसे ये हमारी डेली लाइफ के अंदर भी काम करते रहते हैं जितनी बार आप इंटरनेट की सर्विसेज को प्लग इन करते हो। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन regarding any part, kindly comment into the comment box. The reply will be given within the 24 hours. Till then, take care and thank you.